बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं या जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और एक लाइलाज मर्ज़ है, इसका कोई इलाज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिज़ोफ्रेनिया बीमारी के बारे में, या इंग्लिश में से जिसे कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। मेरा नाम आमना गफूर है और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपना काम कर रही हूँ। जैसे मैंने बीमारी का नाम लिया स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया, ये एक स्वेयर बीमारी है। लेकिन ये बीमारी है क्या? हमारे सोचों में, हमारे महसूसात में या हमारे रवैयों में तब्दीली आ जाना, ये किस तरह की क्या बीमारी है, इसकी क्या इलामात हैं, ज़रा उस पर गौर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की सोचों में, इसके महसूसात में, सेंसेस में या इसके रवैयों में कुछ मसला आ जाता है। सोचों में किस तरह मसला आता है? वो कुछ यकीन या बिलीफ अपने फ़िक्स कर लेता है। किस तरह की बिलीफ फ़िक्स कर लेता है? चंद एक मिसालें देती हूँ। यानी कि उसे लगने लग जाता है कि हर शख्स उससे उसका दुश्मन है, उसकी जान लेना पड़ जाता है। और जैसे ही यकीन की स्वेरिटी बढ़ने लगती है या उसका बिलीव की स्वेरिटी बढ़ने लगती है, तो वो अपने घर वालों को भी दुश्मन समझता है। समझता है वो भी मुझे मार देंगे, या वो कई कई दिनों तक खाना नहीं खाएगा कि इसमें जहर मिला हुआ है। हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं इसमें गर्मी है, और उन्होंने बताया आके कि एक हफ़्ता गुजर गया है तो उन्होंने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? कि ये खाना पॉइज़न है और इस खाने में लाजमी जहर मिला हुआ है। और बाज़ औक़ात तो बिलीव्स इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि उन्हें बिलीव होने लग जाता है कि कोई ना कोई उनकी बातें जो हैं उनके कहने से पहले लोगों को पता चल रही हैं। वो जो सोचते हैं उनकी सोचें कोई निकाल रहा है, या उन्हें किसी ने अपने कंट्रोल में, कोई जिन है, कोई इस तरह की ताकत है जिसने उनको अपने कंट्रोल में किया है और उनकी सोचों को उनके जहन से निकाल कर दूसरों तक पहुंचा रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि महसूसात यानी कि हमारे 5 सेंसेस हैं, हमें पता है हमारी 5 हिस्स हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, और इस तरह हम लोग तो क्या महसूसात में क्या आता है? महसूसात में हमारे देखने और सुनने में मसला आ जाता है। यानी कि बंदे को ऐसी गैबी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। ऐसी गैबी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ऐसी गैबी एहसासात हो रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी कि ऐसे लोगों को हम कहते हैं एज़ क्लियर एज़ रियल परसेप्ट, यानी कि उतना ही क्लियर परसेप्ट करना जितना कि हकीकत में हम किसी से बात कर रहे हैं। हालांकि हकीकत में इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि जो स्टिमुलस है वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हेलुसिनेशंस और डिलीजन्स इतने ज़्यादा हैं कि बंदे को ये यकीन हो जाता है, बिलीव हो जाता है कि मेरे साथ कोई मसला है, मुझे जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मौजूद है वहाँ पे, लेकिन दर हकीकत दूसरे शख्स को वो इंसान नज़र नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात तो हमने ऐसे लोगों को अपने आप से बातें करते हुए भी देखा है, जैसे वो हकीकत में किसी शख्स से बात कर रहे हैं या उसे देख रहे हैं, लेकिन वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। हमारे मुताबिक वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक, जिस बंदे को ये बीमारी है उनके मुताबिक वो हकीकत में किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिमुलस वहाँ पे मौजूद नहीं है। और अगर रवैये की बात करें तो रवैयों में जो तब्दीली, हम रवैयों की बात कर रहे हैं तो रवैयों में जो तब्दीली है वो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जो हैं उनके सोचों के साथ भी आ सकती है, उनके महसूसात यानी कि जो सेंसेस हैं ऑडिटरी या विजुअल उसके साथ भी आ सकती है। या एक और किस्म है बिल्कुल खामोश हो जाना। ऐसे मरीज़ बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, यानी कि एक जगह साकित हो जाना, एक जगह बस पड़े रहना, बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल खामोश होना। तो ये किस्म भी आ सकती है जिसको हम कैटाटोनिया कहते हैं। इसके अलावा और भी अलामत हो सकती हैं, यानी कि एग्रेशन के साथ आ सकती हैं।
या बिल्कुल ही आपकी सोचें बहुत ज़्यादा बिगाड़ हो गई हैं, आपका बिल्कुल ही मेंटली तौर पे आप इतने ख़राब हो गए हैं, आपका ज़हन, उसके साथ भी आ सकती हैं। या ये जो किस्म मैंने बताई है पीछे म्यूटिज़्म वाली कि बिल्कुल खामोश हो गए, इसके साथ भी आ सकती है। अब इस देख लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती क्यों है, इसकी क्या वजूहात है। अच्छा जी, जब हम इसकी वजूहात को देख रहे हैं तो हम लोग बाकी बीमारियों की तरह पिन पॉइंट्स को लेके चलते हैं। किसी भी बीमारी को हम लेबल नहीं कर सकते कि इसको इसी वजह से ये बीमारी हुई होगी। हम फैक्टर्स को देखते हैं कि क्या वजूहात रही होंगी जिसकी वजह से ये बीमारी होगी। तो ये बीमारी किन वजूहात से हो सकती है? जेनेटिक्स, लाइफ इवेंट्स, सोशल फैक्टर्स, या ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके बिगाड़ की वजह से ये बीमारी हो सकती है। इस पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने जेनेटिक्स कहा, तो जेनेटिक्स में हमारे जीन्स में, हमारे फोर्थ पेरेंट्स में कुछ चीज़ें चलती आती हैं। तो हो सकता है कि किसी का फैमिली मेम्बर जो है वो इस जो पेशेंट है उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है, फैमिली बैकग्राउंड में फोर पेरेंट्स में या उसके अपने पेरेंट्स में या किसी भी ताया चाचा नाना या इस तरह के किसी भी जो रिश्तेदार है उसमें ये बीमारी का कोई ना कोई डिसऑर्डर रहा हो इस तरह का, तो फिर वो चांसेस 10% बढ़ जाते हैं मरीज़ में इस तरह की बीमारी के डेवलप होने में। या मैंने जैसे कहा कि लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा वाक़या गुज़रा हो, कोई ना कोई ऐसा एपिसोड गुज़रा हो जिसकी वजह से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। या सोशल फैक्टर्स में ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाए, या हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नीचे होने से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके बिगाड़ की वजह से ये बीमारी हो जाती है। और रिसर्च के मुताबिक बहुत से हमारे जेनेटिक्स, हमारे लाइफ इवेंट्स या हमारे ब्रेन में केमिकल चेंजिंग की वजह से बाज़-औक़ात जो ये डिसऑर्डर है ये प्री डिस्पोज हुआ होता है। तो बाद में जब लाइफ के इवेंट्स आते हैं कुछ इस तरह के डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो जो इंसान पहले से प्री डिस्पोज होता है तो इसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा इंसान में इंडल्ज हो जाता है और इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, अब इसके ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं। किसी भी मर्ज़ के ट्रीटमेंट पे, इलाज पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसको वक्ती तौर पे मैनेज किया जा सके, या आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका पता होना चाहिए कि अगर ये फ़ौरी ये रिएक्ट किया तो आप क्या कर सकते हैं। मुझसे बहुत से लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या शिज़ोफ्रेनिया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जिसको लाइलाज बीमारी कहा जाता है, डेंजरस बीमारी कहा जाता है, बहुत साइकोटिक बीमारी कहा जाता है, तो क्या इसका कोई इलाज है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उनके उसके जवाब में एक चीज़ लाजमी कहती हूँ, हाँ जी, इसको मैनेज किया जा सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी अदवायात या मेडिकेशंस, ऐसी बहुत सी मेडिसिन्स आ गई हैं जिनके ज़रिए शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ को मैनेज किया जा सकता है और इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। कुछ ऐसी एंटीसाइकोटिक्स होती हैं मेडिकेशंस जिनके ज़रिए बंदा, कुछ रिसर्च के मुताबिक 30 से 40% लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं इस मर्ज़ से और अपनी बेस लाइन पर वापस भी आ जाते हैं। और 30 से 40% लोग ऐसे भी होते हैं जो ठीक तो हो जाते हैं लेकिन उनमें कुछ अलामतें, कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं इस मर्ज़ के। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, हमें जेनेटिक्स भी देखना पड़ेगा इसके, फिर हमें लाइफ इवेंट्स इसके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स पीछे से एपिसोडिक चले आ रहे हैं इसके, फिर हमें इसके सोशल फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जो कि इसका विड्रॉल नहीं होने दे रहे और इसको, इस बीमारी को, इस मर्ज़ को, इस डिसऑर्डर को प्रोवोक कर रहे हैं होने में। फिर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मेडिकेशन लें तो कितने अरसे में बंदा ठीक हो जाता है और हमें कितनी देर तक मेडिकेशन लेनी पड़ती है। तो एक बात यहाँ पे क्लियरली मैं बता दूँ, आप किसी साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इस बीमारी को कम अज़ कम मैनेज होने में मेडिकेशन के साथ कम अज़ कम 1 से 2 साल लग जाते हैं। अगर आप बहुत लंबा अरसा भी कहते हैं तो 1 से 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि इसके थोड़े से
स्वेयर और साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं तो उसको मैनेज होते होते प्रॉपर टाइम लग जाता है। फिर उसमें जो आपके फैक्टर्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे होते हैं, सोशल, लाइफ इवेंट्स और आपके ब्रेन के केमिकल्स की ऊपर नीचे हो जाना, बिगाड़ उनमें चेंजेस आ जाना, फिर जेनेटिक्स का फैक्टर, तो उनमें चीज़ों को मैनेज होने में टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ फिर मेडिकेशन के साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है आपके प्रॉपर तरीके से उन सिम्टम्स को, जो कि डिप्रेशन या दूसरी तरह से एग्रेशन या इन चीज़ों के साथ आपके बिहेवियर्स में, सोचों में बिगाड़ ला रहे हैं, उनको मैनेज करता है। वो आप प्रॉपर सेशन लें और उसमें फिर साइकोलॉजिस्ट आपको अपने सामने कुछ ऐसी टेक्निक्स कराते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो इसके शिज़ोफ्रेनिया के होने वाले सिम्टम्स को, या जो लंबे अरसे से चल रहे होते हैं, उनको मैनेज कर देता है। डिसऑर्डर क्योर नहीं होते, मैनेज होते हैं। तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकेट्रिस्ट जो है, वो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का आगे से काम है कि वो आपको प्रॉपर इस डिसऑर्डर की जो सिम्टम्स हैं उसको मैनेज कर दे, ताकि कई लोग जैसे मैंने बताया कि 30 से 40% लोग तो इस जो स्वेयर बीमारी है, जिसको लाइलाज लोग कहते हैं, डेंजरस बीमारी कहते हैं, उसके सिम्टम्स को मैनेज करा देते हैं और लोग अपने बेसलाइन पे वापस आ जाते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। हो सकता है आपकी छोटी सी याद से किसी ऐसा बंदा जिसको इस बीमारी का पता ही नहीं है कि गैबी अलामत उस पर आ रही हैं, हेलुसिनेशंस और डिलीजन्स उस पर आ रही हैं, कि लोग कह देते हैं कि तुम पे जिनों का साया हो गया है, इसे फिर किसी बाबे के पास लेके जाओ। जिस तरह कि हमारी सोसाइटी में मिथ्स है, लेकिन हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखते हैं कि कोई साइकोसिस, हमारे साइकोटिक कोई मसला हो सकता है, हमारे ब्रेन के केमिकल्स में कोई मसला हो सकता है। साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, तो इसलिए मैं लाजमी कहती हूँ कि आप जो वीडियो है उसी को ही शेयर कर दें, ताकि हो सकता है किसी को अवेयरनेस आए और उसको पता चले कि उसको क्या बीमारी है और उसको किस तरह से उसको मैनेज करवाना है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लें, ताकि आप साइकोलॉजिस्ट से इस बीमारी में आके अपनी राय लें, ताकि आपके जो आने वाले सिम्टम्स हैं उनको वक्ती तौर पर पकड़ के उनका कोर्स देख के उसको मैनेज किया सके। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।